हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। ठीक है, तो जो भी आपके बीएलएलबी, एलएलबी, बीबीएलएलबी, किसी भी लॉ के सब्जेक्ट, जुडिशरी, एडीपीओ, जिसमें भी आपका ये सब्जेक्ट है एडीआर, इससे रिलेटेड हम डिटेल में देखेंगे आज। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपके लिए, जिसमें लॉन्ग आंसर आ सकते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर आ सकता है आपका। तो आपको पूरा प्रिपेयर करना है। तो हम ए टू जेड इसमें पूरा नोट्स देखेंगे। इफ़ यू वांट माय नोट्स, और अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है जिसमें आपको बीएलएलबी, एलएलबी के सारे टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट के कवर किए जाएंगे, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, यू कैन कमेंट मी। और ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स। एंड मैं सारे लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज वीडियोस लेके आऊँगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो। सो हम बात करते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। तो अभी फोर्थ सेमेस्टर एलएलबी का पेपर 6 के अंदर ये आता है। उसके अलावा आपका एडीआर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में, किसी भी सेमेस्टर में आता है। यू कैन जस्ट फॉलो जो भी मैंने बताया इस वीडियो में। और ये नोट्स मेरे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? तो हम स्टार्ट करते हैं कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है किसकी, एडीआर की। सो 22 अगस्त 1996 इन्फोर्समेंट डेट है। डायरेक्ट चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एडीआर क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये काय के लिए यूज होता है, किस किस चीज के लिए यूज होता है? तो सिविल डिस्प्यूट, फैमिली मैटर्स, कॉमर्शियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी इशू और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के लिए एडीआर को हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा क्रिमिनल केस, अब अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ, व्हाई नॉट फॉर क्रिमिनल केस? लाइक एडीआर नहीं यूज होता है क्रिमिनल केसेस के लिए, व्हाई? इफ यू नो देन प्लीज कमेंट, इफ यू डोंट नो देन हम आगे पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल लॉ ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जो स्टेट के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं है, ये स्टेट के अगेंस्ट है। अगर कोई क्रिमिनल क्राइम होता है तो वो बहुत ही सीरियस क्राइम है, हीनियस क्राइम है, तो वो उसके लिए हम एडीआर को नहीं ले सकते, बिकॉज वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम हो जाएगा, राइट? सो इसमें जो पनिशमेंट रहेगी फिर उसके लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो एडीआर उसके लिए हम नहीं, क्रिमिनल केस के लिए एडीआर को नहीं हायर कर सकते। सीरियस क्राइम अफेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, सो दे कैन नॉट बी प्राइवेटली सेटल्ड। हाउएवर सम माइनर केसेस, क्रिमिनल केस जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस आते हैं, कैन बी सेटल्ड, जैसे डिफेमेशन हो गया, सिंपल हर्ट हो गया, या सीरियस क्राइम हो गया लाइक मर्डर, रेप, और ये भी कैन नॉट गो टू एडीआर। अब इस पे लॉन्ग आंसर बन सकता है, अगर आपके शॉर्ट बनता है या इनमें से आपको एमसीक्यू बनते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। सो डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके काइंड्स, इसकी मीनिंग, इसके नेचर, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन refers to the various method of resolving dispute without restoring to traditional court litigation। तो एडीआर एक मैकेनिज्म है जो डेवलप करता है स्पीडी, इफेक्टिव और लेस एक्सपेंसिव जस्टिस को। तो इसमें जस्टिस क्या होगा? इफेक्टिव होगा, जल्दी होगा, देर नहीं लगेगी, तो स्पीडी और लेस एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका जस्टिस नहीं होगा इसमें। तो जो लोग मिडिल क्लास हैं वो लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, एडीआर के से हेल्प ले सकते हैं। एडीआर इज नॉट मीन टू रिप्लेस द जुडिशियल सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एडीआर बन गया है तो ये जुडिशियल सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, बट ये क्या करेगा? जुडिशियल सिस्टम की हेल्प करेगा टू सप्लीमेंट एंड स्ट्रेंथ इट। ओके, ADR is defined as a process or procedure other than adjudication by a presiding judge in a court of law, wherein a neutral third party assists the disputing party in resolving the dispute। ठीक है, अब अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आर्बिट्रेशन की कहाँ मिलती है हमको? सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज ए में। बेयर एक्ट है आपके पास, तो यू शुड ओपन द बेयर एक्ट सो दैट यू कैन मार्क इट आउट इन योर बेयर एक्ट। ठीक है, अगर नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट ऑनलाइन, और फिर भी नहीं मिलती है तो यू कैन कमेंट मी सो दैट आई विल शेयर यू। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज ए के अंदर आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन है, उसको अच्छे से पढ़नी है आपको और यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एडीआर। Term ADR includes all dispute resolution processes that take place outside the courtroom. It involves participation of neutral third person who facilitate communications, negotiations, settlement between parties। तो ये दो पार्टी के बीच में होता है, जिसमें वो सेटलमेंट करते हैं पार्टी के बीच में, राइट? इसलिए सिविल केस में होता है, नॉट अ क्रिमिनल केस।
एडीआर किसके बेस पे होता है? तो वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, राइट, पार्टी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। नाउ अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज ये आपके आंसर में काम आएगा। सो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रिजॉल्विंग dispute through informal mechanisms. It is believed that one of the earliest example of arbitration is found in the biblical story। एक होती है, अगर सुनी हो किसी ने, अगर नहीं सुनी हो तो यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, तो आपको पता चलेगा। तो किंग सोलोमन जो थे, वो रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन टू वुमेन। तो दो वुमेन के बीच में डिस्प्यूट हो चुका था, आप स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो वो क्लेम कर रही थी मदरहुड ऑफ अ चाइल्ड, कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। तो किंग सोलोमन ने क्या किया था, वो स्टोरी में उनका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया था। इन 337 BC, Philip II of Macedon used arbitration to resolve territorial dispute between Greek city states। ओके तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हिस्टोरिकल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, हैज एंशिएंट रूट्स एज अ पीसफुल मेथड ऑफ अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो हम इसको एडीआर को एक पीसफुल मेथड मानते हैं टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स। इन एंशिएंट टाइम्स डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय विलेज पंचायत एंड एल्डर्स। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि या तो अगर गांव में रह रहे हैं लोग तो विलेज पंचायत के थ्रू डिस्प्यूट सेटल होते थे, अगर थोड़े बड़े होते थे, और अगर घर का डिस्प्यूट होता था फैमिली के अंदर तो वो घर के बड़े बुजुर्ग रिजॉल्व करते थे, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 वॉज इनेक्टेड। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम जब ब्रिटिश पीरियड था तब इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 इनेक्ट हुआ था। उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 इंट्रोड्यूस हुआ बट वाज क्रिटिसाइज फॉर प्रोसीजरल डिले। तो जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वाला था उसको क्रिटिसाइज किया गया, तो फिर वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट आया 1996 जो इनेक्ट हुआ बेस्ड ऑन यूनिसेट्रल मॉडल लॉ टू मॉडर्नाइज आर्बिट्रेशन लॉ, ठीक है। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक 1987 को इंट्रोड्यूस किया लोक अदालत के अंदर उस टाइम। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 89 सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 इफेक्टिव 2002 में हुआ, ये फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड एडीआर इनटू कोर्ट प्रोसीजर। तो ये चीज़ है। नाउ नीड फॉर एडीआर इन इंडिया, तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतनी ही चीज़ें लिखनी है, उसके बाद हम बात करते हैं नीड फॉर एडीआर इन इंडिया। तो क्या ज़रूरत है एडीआर की इंडिया के अंदर? शॉर्ट में अगर हम समझें तो कोर्ट आर ओवर बर्डन विद पेंडिंग केसेस। ऑफकोर्स कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस है तो वो बर्डन इतना ज़्यादा रहता है कि कोर्ट उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो विक्टिम है उसको एग्जैक्ट टाइम पे या कह सके सही टाइम पे जस्टिस नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी एडीआर ज़रूरी है। लिटिगेशन एक्सपेंसिव हो चुके हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो चुका है, डिस्करेज कॉमन पीपल। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो डिस्करेज करता है कॉमन पीपल को। डिले डिफीट्स जस्टिस, तो देर होती है तो वो भी जस्टिस को क्या करता है, डिफीट कर देता है कि अगर देर हो चुकी है मतलब जस्टिस नहीं मिलेगी एक तरीके से, तो इसलिए एडीआर की ज़रूरत पड़ती है। एडीआर क्या इश्योर करता है, जैसा कि हमने पढ़ा, स्पीडी जस्टिस, रिड्यूस कॉस्ट, कम पैसे में काम हो सकता है, लेस टेक्निकल प्रोसीजर, प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, ग्रेटर पब्लिक सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडीआर, यू कैन जस्ट एड इट आउट इन योर आंसर। नेचर ऑफ एडीआर की बात करें, so ADR has an extrajudicial structure with non-judicial procedure. However, today courts actively refers case to ADR under statutory provision. ADR should not be seen as an alternative court system. It is a supplementary mechanism that support the judicial system and reduce its burden. It promote participative justice and emphasize cooperation rather than confrontation. Statutory framework of ADR, you can just take a screenshot because this is very important. So अभी हमने just ऊपर पढ़ा आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, सेक्शन 89 हम अभी पढ़ चुके हैं, ऑर्डर 10 रूल 1A to 1C सीपीसी का आगे आएगा आपका सीपीसी, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स, ये आपको आंसर्स में लिखना है अपने, ठीक है। ये स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क्स हो चुके हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं जो कि इससे एडीआर से रिलेटेड है। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है, जो सेक्शन 89 सीपीसी वाला जो हमने ऊपर पढ़ा वो क्लैरिफिकेशन इसके प्रोसीजर से डील कर। उसके अलावा बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि है के मोदी वर्सेस के मोदी। इस केस की डिटेल आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। और इफ़ अगर आपको उसका डिटेल नहीं याद रहता है
2 to 3 लाइन्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं याद रहता है तो स्टिल यू जस्ट एड द नेम ऑफ द केस प्रॉपर विथ ईयर, राइट। तो इतना करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मेजर फॉर्म्स क्या है एडीआर के? सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है। आर्बिट्रेशन जो पार्टीज रिफर करती है उनके डिस्प्यूट को टू न्यूट्रल आर्बिट्रेटर हु गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन, ठीक है। तो बाइंडिंग डिसीजन देता है जिसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। फिर सेकंड आता है कंसीलिएशन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेजर फॉर्म्स कह दो या मोड्स, कितने मोड्स है एडीआर के। तो आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, ठीक है, लोक अदालत और जुडिशियल सेटलमेंट, ये 5 तरीके के मोड्स हो गए एडीआर के। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडीआर? तो वही चीज़ें लिखनी जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, वही चीज़ें। एडीआर क्या इंश्योर करता है? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट्स, कॉस्ट इफेक्टिव, informal and flexible procedure, confidentiality, increase satisfaction of parties, preserves relationship, promote participative justice, suitable for commercial disputes and accessible to disadvantaged group। तो ये 10 पॉइंट्स लिखना है, शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, और हमने इतना कुछ पढ़ लिया है तो यू कैन जस्ट ऐड 2 to 3 लाइन इन दैट, सो दैट वो भी इजीली आपको मार्क्स गेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है एडीआर के? नो प्रेसिडेंट वैल्यू, में नॉट करेक्ट, सिस्टमेटिक इन जस्ट, पावर इम्बैलेंस में अफेक्ट फेयरनेस। अगर क्या होता है कोर्ट और एडीआर के बीच में पावर का इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर उससे फेयरनेस क्या होता है, अफेक्ट करता है फेयरनेस को। नॉट सुटेबल फॉर सीरियस क्रिमिनल मैटर्स, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्रिमिनल मैटर्स में ही सुटेबल नहीं है। डिपेंड्स ऑन कंसेंट ऑफ पार्टी, अगर बहुत पार्टीज कंसेंट नहीं देती है तो एडीआर नहीं हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज हो चुका है। लिमिटेड अपील मैकेनिज्म और लैक ऑफ अवेयरनेस, की एडीआर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है तो वो कैसे इसको फील करेंगे, ठीक है, कैसे आगे बढ़ेंगे एडीआर के साथ। सो लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में एडीआर कहाँ मिलता है? तो 2 आर्टिकल है, इसमें एक ही लिखा है, 1 मोर आर्टिकल, यू हैव टू जस्ट एड इट आउट। एडीआर प्रमोट आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इक्वल जस्टिस के बारे में बात करता है। और एक और आर्टिकल है जो है आर्टिकल 51 जो आर्बिट्रेशन के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी आप लोगों को ऐड कर लेना है। नाउ प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, फॉर्मल प्रोसीजर होता है, राइट, रेफरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ द 1996 एक्ट, करेक्ट। हियरिंग ऑफ पार्टीज एंड आर्बिट्रल अवार्ड, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने अगेन इसको डिफाइन नहीं किया। नाउ प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, इनफॉर्मल प्रोसेस, रोल ऑफ मीडिएटर, नो डिसीजन बाय मीडिएटर एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, ये 4 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ अवार्ड इन आर्बिट्रेशन। द डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रर इज कॉल्ड एन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। इट इज अ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, तो ये एक फाइनल और जजमेंट रहता है और बाइंडिंग रहता है बोथ द पार्टीज पे, अगर उनकी कंसेंट से हुआ है तो। इट इज इन्फोर्सिबल एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोड अंडर सेक्शन 36 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, वही चल रहा है बिकॉज, ठीक है, 1996 जो लेटेस्ट हमारा एक्ट है। इट कैन बी चैलेंज्ड ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, तो क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं नेचर में? आर्बिट्रेशन एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, उसके अलावा मीडिएशन फैसिलिटेटिव प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर होता है जो डिसीजन को देता है, और मीडिएटर होता है मीडिएशन के अंदर जो डिस्कशन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, जबकि मीडिएशन इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। उसके अलावा बात करें तो कंट्रोल, आर्बिट्रेटर कंट्रोल प्रोसीडिंग्स और मीडिएशन पार्टीज कंट्रोल करती है आउटकम्स को। आर्बिट्रेशन कैन बी कंडक्ट विदाउट एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आर्बिट्रेशन हम कंडक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, जिसको हम एडहॉक आर्बिट्रेशन कहते हैं। अभी हम नीचे टाइप्स पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के 7 टाइप्स, उसके अंदर सबसे पहला टाइप है एडहॉक आर्बिट्रेशन। उसका मतलब है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब किसी भी बिना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हेल्प के एडहॉक आर्बिट्रेशन कंडक्ट कर सकता है आर्बिट्रेशन को, जहाँ पे पार्टीज जो खुद हैं वो मैनेज कर लेती है प्रोसीजर को बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है, बिना किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इफ़ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वाइवा में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, तो यू कैन जस्ट सिंपली आंसर दें। एक सिचुएशन देते हैं, किसी को याद हो तो यू कैन जस्ट कॉमेंट, एंड नहीं याद हो तो भी यू कैन जस्ट
सोचना थोड़ा, थिंक एंड देन आंसर। ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, राइट, नो आर्बिट्रेशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, तो उस क्लॉज में कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, कोई सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हुआ है और डिस्प्यूट हो चुका है। अब वो कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या वो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं? पहले सोचो फिर बताओ, बिकॉज आंसर तो लिखा ही हुआ है। तो उसका आंसर हुआ यस, बट कब? कंडीशन क्या है? ओनली इफ बोथ पार्टीज एग्री आफ्टर द डिस्प्यूट अराइज, जब दोनों पार्टीज एग्री होगी डिस्प्यूट अराइज होने के बाद। अब इसका कहाँ लिखा हुआ है? तो सेक्शन 7 का बताता है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में सेक्शन 7 में बताया है आर्बिट्रेशन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, इवन इफ देयर वाज नो क्लोज अर्लियर, अगर पहले कोई क्लोज नहीं है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, आपने कुछ नहीं किया है, उसके बाद भी आप फ्रेश रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हैं डिस्प्यूट के बाद। बट दोनों पार्टी का क्या होना चाहिए? कंडीशन है कि दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए, ओके। और वो रिफर करनी चाहिए मैटर टू आर्बिट्रेशन को, उसको हम कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट। इवन इफ देयर इज नो आर्बिट्रेशन क्लोज, पार्टीज कैन रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन बाय एंटरिंग इनटू अ रिटर्न एग्रीमेंट आफ्टर द डिस्प्यूट अराइज। ये अपने आंसर में लाइन ऐड करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आंसर के अंदर आपने एग्जांपल दे दिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके मार्क्स जो है बहुत हद तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि एग्जाम्पल के साथ इसको कितना कंसेप्ट क्लियर है, राइट। आर्बिट्रेशन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट म्यूचुअल कंसेंट, तो बिना म्यूचुअल कंसेंट के, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट की बात हो रही है, उसके बिना आर्बिट्रेशन प्रोसीड नहीं हो सकता, जो कि सही बात भी है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है आर्बिट्रेशन के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ा, सेक्शन 7 के अंदर आता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, रियल एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट मस्ट अराइज बिटवीन पार्टीज, डिस्प्यूट कवर्ड बाय एग्रीमेंट, रेफरेंस होना चाहिए टू न्यूट्रल थर्ड पार्टी, बाइंडिंग डिसीजन एंड म्यूचुअल कंसेंट। तो ये चीजें हो गई इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कितने तरीके के आर्बिट्रेशन हो सकते हैं? ये सारा लॉन्ग आंसर के अंदर अगर आता है, यू शुड राइट इट, तो ही मार्क्स मिलेंगे। एडोक आर्बिट्रेशन पहला टाइप्स है। एडोक आर्बिट्रेशन कब अराइज होता है? जब डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज के बीच में। तो एडोक आर्बिट्रेशन अराइज व्हेन अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज occurs during the course of a commercial transaction। तो कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन आ रहा है, उसमें दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, एंड सेम कैन नॉट बी सेटल एमिकेबली थ्रू नेगोशिएशन, और वो नेगोशिएशन, मीडिएशन या कंसीलिएशन के थ्रू नहीं सेटल हो पा रहा है, तब आपको एडहोक आर्बिट्रेशन लगा के उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। पहली चीज, इन सच केस पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट, या बिना किसी, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसे केस में दोनों पार्टीज का म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन, म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को बिना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के इन्वॉल्वमेंट के सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडीआर, करेक्ट। प्रोसीजर इज मैनेज्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स, तो वो जो प्रोसीजर है वो मैनेज किया जाएगा बोथ द पार्टीज के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ओके। सेकेंड बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, ये क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ prior agreement between the parties that any future dispute arising out of their commercial transaction shall be referred to a specific arbitral institution। easy था। थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप है कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन, refers to the arbitration that arise out of an arbitration clause incorporated in a contract। तो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इश्योर करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को बिना किसी कोर्ट के अप्रोच के, बिना किसी कोर्ट को अप्रोच किए कोर्ट को, वो पार्टीज जो हैं वो आर्बिट्रेशन क्लोज के तहत एग्रीमेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए रेफर करती है, और इसमें आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है, और अथॉरिटी डिजाइन करती है, डेजिग्नेट करती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये जो है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, जो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ऑफ द पार्टीज, करेक्ट। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक मैंडेटरी आर्बिट्रेशन है जो इम्पोज करता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट ऑफ पार्टीज, तो ये जो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है ये कंसेंट ऑफ पार्टीज पर डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट। इट डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप बिकॉज कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट नेसेसरी, तो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के अंदर पार्टीज का कंसेंट नेसेसरी नहीं है। इट इज कंपलसरी इन नेचर, तो ये कंपलसरी है नेचर के अंदर, नेचर में। इट इज बाइंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट, तो ये स्टैट्यूट के अंदर बाइंडिंग है प्रोसीजर में। और ऐसे केस में
हैव पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता टू फॉलो द प्रोविजन, करेक्ट। अब इसका सेक्शन लिख दो, सेक्शन 2 क्लोज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, जो कहता है एक्ट अप्लाई करना है टू आर्बिट्रेशन अंडर अदर स्टेट्यूट्स एज वेल एज। अब कौन कौन से स्टेट्यूट्स होते हैं एग्जाम्पल के लिए, नेशनल हाईवे एक्ट, रेलवे एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, करेक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये सभी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखो तो भी नाम लिख दोगे तो भी चलेगा एग्जाम्पल डाल के, गुड टू गो। नाउ फिफ्थ आता है, फिफ्थ टाइप डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन रिफर्स टू आर्बिट्रेशन दैट टेक प्लेस विद इन इंडिया एंड इवॉल्व्स अ डिस्प्यूट गवर्न्ड बाय इंडिया, इंडियन लॉ, करेक्ट। तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो आर्बिट्रेशन है जो इंडिया के विद इन है, मतलब उस पर इंडियन लॉ लग रहा है। कोई इंडिया के अंदर डिस्प्यूट हुआ है, अब उसमें एक पर्सन तो आउट ऑफ इंडिया का है, फॉरेनर है, और एक इंडिया का है, पर उसमें क्या होगा, लागू होगा इंडिया का लॉ, तो उसको हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कह रहे हैं। जो डिस्प्यूट इवॉल्व करता है और गवर्न होता है इंडियन लॉ के द्वारा, करेक्ट। इट इज कंडक्ट अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, जो कि हमको पता है। उसके बाद मैंने ऊपर बताया था कॉन्स्टिट्यूशन 51 के अंदर डिफाइंड है आर्बिट्रेशन। तो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डी पार्ट देखना, 51 का डी वाला पार्ट, लास्ट वाली लाइन है, उसमें लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन के बारे में, जो इनकरेज करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, देयर बाय प्रमोटिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, करेक्ट। या है समझ में, इसी से मिलता जुलता हो गया फॉरेन आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर, फॉरेन आउटसाइड इंडिया। तो सिक्स्थ टाइप हो गया हमारा फॉरेन आर्बिट्रेशन। फॉरेन आर्बिट्रेशन रिफर्स टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कंडक्ट हो रही है तो वो फॉरेन आर्बिट्रेशन हो गया। द अवार्ड पास्ड इन सच प्रोसीडिंग इज कॉल्ड अ फॉरेन अवार्ड, और इस बीच में कोई अवार्ड पास होता है तो वो फॉरेन अवार्ड कहलाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था आर्बिट्रेशन अवार्ड, इसी तरीके से ये इन्फोर्सिबल है इंडिया के अंदर। पार्ट सेकेंड ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, करेक्ट। लास्ट वाला पढ़ते हैं हम, एक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इवॉल्व्स अ फॉरेन एलिमेंट, इट इज कंसिडर्ड इंटरनेशनल। तो इसमें फॉरेन एलिमेंट इवॉल्व्स है, ये कंसिडर करता है इंटरनेशनल कब, जब एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी इज डोमिसाइल्ड, एक पार्टी डोमिसाइल्ड उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, रेसिडेंट हो, सॉरी एटलीस्ट वन पार्टी जिसका डोमिसाइल रेसिडेंट और इनकॉर्पोरेटेड हो आउटसाइड इंडिया, नॉट इन इंडिया। इंटरनेशनल पार्टी कब, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कब लागू होगा, जब एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी का रहना, उसकी सिटीजनशिप, उसका वर्क प्लेस, सब कुछ इंडिया से बाहर हो, आउटसाइड इंडिया हो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज कनेक्टेड विद द प्लेस आउटसाइड इंडिया। ADR mostly used for contract, property, family, commercial dispute. Minor compoundable offenses may be settled but serious crime cannot be. मतलब ADR कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली, कॉमर्शियल डिस्प्यूट के लिए यूज किया जाता है। कोई माइनर कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो सेटल हो सकता है पर सीरियस क्राइम नहीं हो सकते ADR के थ्रू। नाउ हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, लास्ट पॉइंट बचा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू दैट आर्बिट्रेशन। तो केस का नाम है गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस रतन सिंह एंड सन्स। तो ये केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है वर्किंग ऑफ द ओल्ड आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, मतलब 1996 का जो आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट बचा है उसको आप उसके लॉस को आप अब आगे फर्दर आपको आर्बिट्रेशन एक्ट या डिस्प्यूट रिलेटेड टू दैट ओनली आपको वो केस या वो एक्ट आपको लागू करना है, ना कि आपको ओल्ड आर्बिट्रेशन एक्ट चलाना है। तो उस पर आप सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया 1940 का एक्ट आपको अमेंड करना है, उस लॉ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है जस्ट बिकॉज कि ये अमेंड हो चुका है, अमेंडेड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, करेक्ट। सो उससे रिलेटेड ये केस था, ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये मेरा पूरा नोट्स है यूनिट 1 का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। ओके इसके अलावा टैक्स लॉ, BNS, BNSS और अपना कंपनी लॉ, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट यूनिट 2 की वीडियो आने से पहले होमवर्क है आप लोगों के लिए, यू जस्ट हैव टू राइट, आपने पूरा मेरा पूरा वीडियो देखा है तो यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन। क्या लिखना है, कंक्लूजन, अच्छा सा कंक्लूजन बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड अपनी आंसर राइटिंग वाले नोट्स में भी आपको ऐड करना है वो कंक्लूजन, ठीक है। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन बनेगा, उसको अच्छे से लिखें एंड जस्ट शेयर इट टू मी।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे एडीआर की।